ओके गाइस, आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 7, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे गाइस। हमें क्या दिया हुआ है, चैप्टर का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं गाइस, चैप्टर का नाम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, पार्टिकल क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है, पार्टिकल जैसे होता है ना कि हर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट, सभी ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो किसी ना छोटे छोटे पार्टिकल्स बने होते हैं, और उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मास बोलते हैं। और फिजिक्स में हम 90% फॉर्मूले पॉइंट ऑफ मास से ही ड्राइव करते हैं गाइस, ठीक है। फिर उनको आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होता है, उसमें पॉइंट ऑफ मास होते हैं शायद, ठीक है गाइस। तो पॉइंट ऑफ मास होते हैं पार्टिकल, और मोर देन अगर वन पार्टिकल होता है ना, कि एक पार्टिकल को हम बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ मास, और मोर देन वन से ज़्यादा अगर पॉइंट ऑफ मास होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल बोलते हैं गाइस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो अगर ये जैसे एक ये पॉइंट ऑफ मास है, ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ मास हो गए तो ये क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। क्या बन गया, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बन गया, कि एक पार्टिकल ये है, एक ये है, एक ये है, तो कमांड हो गया, ये क्या हो गया, सिस्टम बन गया। यानी कि एक बॉडी होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पॉइंट ऑफ मास ले सकते हैं अपन, यहाँ पर n ले सकते हैं, इन्फिनिटी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब से मिलकर एक सिस्टम बनता है, ठीक है। मोर देन वन, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ मास होता है तो उनसे मिलकर क्या बनता है, एक सिस्टम बनता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोलते हैं गाइस। आगे बात समझ में। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो पार्टिकल्स के अंदर मोशन होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ मास के अंदर जो मोशन होता है, मोशन जो देखते हैं कि अगर एक पार्टिकल्स में मोशन होता है तो किस तरह का मोशन होता है। ये जैसे ये पॉइंट ऑफ मास है, इसका मोशन होगा तो इसके अंदर नॉर्मली कौन कौन से मोशन होते हैं। एक पार्टिकल्स के अंदर जो मोशन होता है वो होता है, एक तो होता है लीनियर मोशन, ठीक है गाइस, लीनियर। दूसरा इसके अंदर कौन सा होगा, सर्कुलर मोशन, ठीक है। और वही तीसरा और क्या होगा, ऑक्सीलेशन, ठीक है। यानी कि ऑक्सीलेशन, तीन तरह के मोशन होते हैं, ऑक्सीलरेटरी, है ना। तो तीन तरीके के मोशन होते हैं एक पॉइंट ऑफ मास के अंदर। वही अगर एक से ज़्यादा, अगर ये सिस्टम हो गया, अब ये सिस्टम हो गया, ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, अब इनमें ना अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन होगा कि ये बॉडी यहाँ से, इसको मैं हर एक पार्टिकल, इस बॉडी को मैं कंप्लीट, जैसे ये बॉडी है, यहाँ से मैं इसको उठा के यहाँ पर लाया, तो अगर मैं इसको यहाँ पर लाया, इस बॉडी को यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया, तो हर इस बॉडी का सभी पार्टिकल के अंदर क्या होगा, मोशन होगा। ये इनकी अपनी लोकेशन थोड़ी चेंज करेंगे, लोकेशन तो चेंज नहीं करेंगे, लेकिन इन सब में क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है। कि भाई ये वाला पार्टिकल यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया, ये वाला यहाँ पहुँच गया। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, कि भाई अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, तो ये सभी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सब में क्या हो रहा है, सब मूव कर रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल, सभी पार्टिकल मूव कर रहे हैं, सभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के मोशन को जब सारे पार्टिकल पैरेलली मूव होते हैं, यानी कि सारे पार्टिकल जब पैरेलली मूव करते हैं, तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। ये अपनी जगह लोकेशन चेंज नहीं करते, वैसे तरह से एकदम पैरेलल मूव करते हैं। तो ये जो मोशन होगा, यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो इसके अंदर जो मोशन होगा वो कैसा होगा, ट्रांसलेटरी मोशन होगा, क्योंकि इसके अंदर सभी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, चाहे ये टिप हो या हेड हो या टेल हो, सारे अगर मूव कर रहा है तो हेड भी जितना मूव कर रहा है उतना ही टेल मूव कर रहा है, और बिल्कुल पैरेलल मूव कर रहा है। तो इस तरह के मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरा होता है कि ये एक दूसरा मोशन होता है इस तरह के ऑब्जेक्ट में, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में क्या होता है, एक रोटेशनल मोशन होता है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ये एक एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं गाइस। ये क्या करते हैं, एक एक्सिस के अलोंग रोटेट करते हैं। सपोज कीजिए कि ये वाली वो एक्सिस है, इस मतलब जैसे कि ये है एक पार्टिकल, तो ये क्या होगा, इस एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये इस एक्सिस के अलोंग, यानी कि इस पे कोई भी पार्टिकल ले लो, ये पार्टिकल है तो ये अपना अलग रोटेट हो रहा है। अगर मैं कैप लगा देता हूँ तो ये अलग अपना रोटेशन हो रहा है। तो इसके किसी भी पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल इतना सा है, यानी कि इस एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पर है, तो ये जो सर्कल बनाएगा ये इतना सा होगा। अगर ये इस पार्टिकल की बात करता हूँ मैं, तो ये जो रोटेशन होगा इस सर्कल में होगा। तो इनकी जो रोटेशन है सबका अलग अलग है, लेकिन इनके जो एक्सिस है वो क्या है, सेम है। यानी कि इसके जो सेंटर पॉइंट है वो इनके क्या है, एक्सिस पर है, ठीक है। तो जब एक्सिस सेम हो और एक एक्सिस के अलोंग रोटेशन होता है तो उसको रोटेशनली मोशन बोलते हैं गाइस। आगे हम बात करते हैं गाइस। अब रिजिड बॉडी क्या होता है गाइस, ये तो हो गया मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट, ये अगर फिक्स है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इसको हम रिजिड बॉडी कब बोलते हैं, कि द बॉडी
if the body or a system of a particle in which the distance है ना, in which the distance between the particle of, जैसे ये पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये और एक पार्टिकल हो गया, रिमेन सेम, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द बॉडी या ऑब्जेक्ट, अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस पार्टिकल है, इनके बीच की अगर डिस्टेंस सेम रहती है, अगर उस पर बाहर से हम फोर्स लगाते हैं, जैसे मैंने इस पर फोर्स लगाया गाइस, तो मैं इससे दोनों तरफ से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इनके दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस क्या है, सेम है ना, रिमेन अनचेंज हो रही है। तो जब अगर किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पर अगर हम फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उनके वो पार्टिकल है, उनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो रिमेन सेम, यानी कि या फिर अनचेंज रहती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक रिजिड बॉडी बोलते हैं गाइस, क्योंकि इसके अंदर के जो पार्टिकल है उनकी डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है गाइस। या फिर इसका अगर इफ एनी ऑब्जेक्ट, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप अगर चेंज नहीं होता, जैसे इसका शेप चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या, अगर शेप चेंज नहीं होता है तो वो बॉडी कैसी होती है, रिजिड बॉडी। और अपने इस नेचर में, अपने आसपास के जितने भी नेचर है उसमें ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कंप्लीटली रिजिड हो, कंप्लीटली रिजिड बॉडी कोई भी नहीं होती है गाइस। तो बात करते हैं रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में, किसी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, बाहर से अगर कोई फोर्स लगाते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स में अगर जो उनकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहती है, यानी रिमेन सेम हो, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उस बॉडी को क्या बोलते हैं, हम रिजिड बॉडी बोलते हैं। अब रिजिड बॉडी के अंदर कैसा मोशन होगा, अगर ये रिजिड बॉडी है तो इसके अंदर मोशन कैसा होगा गाइस, इसके अंदर मोशन कैसा होगा, या तो ट्रांसलेटरी होगा या रोटेशनल होगा, और या फिर दोनों का कमांड होगा। दोनों का कमांड का होगा, जैसे इस तरीके से अपन ने फेंका तो ये क्या होगा, रोटेट भी हुआ और ट्रांसलेशनरी भी हुआ। तो जब दोनों मोशन होते हैं तो रिजिड बॉडी के अंदर इस तरीके के मोशन हो सकते हैं। कौन कौन से, ट्रांसलेसिव मोशन, रोटेशनल मोशन, या फिर दोनों का मिक्स मोशन हो सकता है। वो हम आगे देखते हैं गाइस, रिजिड बॉडी आगे समझ में। अब हम आगे देखते हैं सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट देखते हैं गाइस, कि किसी भी, अब इस तरीके के मोशन को हम डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए ये सीधा है, ट्रांसलेसिव मोशन हमने पढ़ लिया, रोटेशनल मोशन हमने पढ़ लिया कि भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा, लेकिन जब दोनों कमांड हो जाएगा तो फिर उसका मोशन कैसे करेंगे, उसके मोशन का डिस्कशन कैसे करेंगे, कि भाई ये इस तरीके से आया, तो आप मुझे बताइए कि इसके जो पार्टिकल है वो किस तरीके से मूव होके आया, यहाँ पे किस तरीके से मूव हुआ, मेरे पास किस तरीके से आया मूव होके, जैसे ये आया तो ये यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ, तो इसके बीच में मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट के, तो वो कैसे बताएंगे, हमें उसको बताने में प्रॉब्लम आएगी। तो हम जब गौर से स्टडी करते हैं, मतलब फुल डेडिकेशन के साथ जब इस प्रोसेस का डिस्कशन करते हैं और इसको स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम स्टडी करके इस पूरी इक्वेशन को समझ सकते हैं, और उसी पॉइंट को हमने नाम दिया है सेंटर ऑफ मास। उस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया है क्या, सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास होता क्या है गाइस, वो हम देखते हैं। इसको रब कर लेते हैं एक बार, फिर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास गाइस। ओके, सेंटर ऑफ मास देखते हैं। सेंटर ऑफ मास में हमने देखा था कि जब हम देख रहे हैं कि भाई जब हम इस तरीके से दोनों की भाई ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों को कमांड होता है, तो हमें उसको स्टडी करने में मुश्किल होती है। तो हम उसको, उस मोशन को, ये कैसे मोशन करेगा, किस तरीके से होगा, तो उसके लिए हमने क्या किया, एक कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। वो क्या होता है, उसको डेडिकेशन से देखने से हमें पता चला कि भाई सेंटर ऑफ मास क्या होता है, वो एक पैराबोलिक मोशन कर रहा है इस तरीके से, और हमने उसको डिस्कस किया, और उसके हिसाब से हमने दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास वो होता है कि अगर ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट का कंप्लीट जो मास है, हम इसमें से किसी एक पॉइंट पर इसको कंसीडर कर सकते हैं, और वो पॉइंट ही जिस पॉइंट पर इस बॉडी के कंप्लीट मास को हम कंसीडर करते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं गाइस, है ना, कि इस बॉडी का कंप्लीट है। जैसे कि अगर ये इस तरीके से है, तो मैं उस सेंटर ऑफ मास, अगर ये मान लो कि अगर ये है, इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से फोर्स कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेंटर ऑफ मास पॉइंट से कर रहा हूँ, तो ये कंप्लीट जो बॉडी होगी ना, जो इसके हिसाब से ही मोशन में आएगी। अगर मैं इसके सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाता हूँ, तो ये कंप्लीट बॉडी, यानी इसकी बॉडी के हर एक पार्टिकल उसी में मोशन, उसी डायरेक्शन में मूव होगा जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास मूव होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन, सेंटर ऑफ मास में मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में हम बोलते हैं कि भाई उस कंप्लीट बॉडी का मोशन होता है। ठीक है गाइस, तो हम बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास होता है वो क्या होता है कि किसी ऑब्जेक्ट या किसी सिस्टम के कंप्लीट जो मास
कंप्लीट मास होता है उसको हम उस सेंटर ऑफ मास के यानी कि उस पॉइंट पर कंसीडर कर सकते हैं। वो जिस पॉइंट पर हम उसको कंसीडर करते हैं उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं कि एक सेंटर, एक बॉडी है। सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, इस तरीके से कोई बॉडी है, इसमें क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स है, और मान लो कि ये इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, इस बहुत सारे पार्टिकल्स है इसमें ना, तो ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो इसके अराउंड जितने भी पार्टिकल्स है, इसके अराउंड जितने भी पार्टिकल्स है, उन सब पार्टिकल्स का मास मोमेंट, ठीक है गाइस, मास मोमेंटम, जो मास मोमेंटम मोमेंट देख रहे हैं वो अगर हम वेक्टर उनका सबका मास मोमेंटम वेक्टर में ऐड करते हैं तो वो क्या होता है गाइस, जीरो हो जाता है। वो क्या हो जाता है, जीरो आ जाता है। मास मोमेंटम जो भी है, अगर ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है, तो इन सब का जो मास मोमेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। किसके अराउंड, सेंटर ऑफ मास के अराउंड गाइस। ठीक है, अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास का आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा गाइस। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास जो है, हम डिस्कस करते हैं सेंटर ऑफ मास में जैसे मोशन होता है या मूवमेंट होता है किस तरीके से होता है गाइस। अब देखते हैं गाइस, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम देखते हैं दो पार्टिकल्स लेते हैं। देखो ये क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ओरिजिन मान सकते हैं, या फिर यहाँ से हम देख सकते हैं इस बॉडी के अंदर के कोई पार्टिकल से एक पार्टिकल है m1 जो ओरिजिन से r1 पोजीशन वेक्टर पे है, और दूसरा जो पार्टिकल है m2 वो क्या है, r2 पोजीशन वेक्टर है। तो हम देखेंगे कि भाई इसका जो है सेंटर ऑफ मास है इन दोनों ऑब्जेक्ट का, अगर इसमें मान लो दो ही, इस बॉडी के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही पार्टिकल है, एक m1 है और एक m2 है, तो हमसे पूछा है कि भाई इसके अंदर जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर इस पार्टिकल का r1 है और इसका r2 है, तो बताइए जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं ना कहीं तो होगा, और वो सेंटर ऑफ मास जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, यानी कि हमें बताना है पोजीशन वेक्टर ऑफ किसका, सेंटर ऑफ मास। सपोज कीजिए कि वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है या यहाँ पर है, कहीं पे भी ले सकते हैं, सेंटर ऑफ मास कहीं पे भी हो सकता है वो, बट जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर ही हो, सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है। इसका हम आगे एग्जांपल लेंगे कि भाई बॉडी तो है नहीं, फिर भी उसके अंदर सेंटर ऑफ मास है, तो वो हम देखेंगे कि भाई सेंटर ऑफ मास का जरूरी नहीं होता है कि वो बॉडी के अंदर ही हो, बॉडी के बाहर भी हो सकता है गाइस। देखो तो ये अगर दो पार्टिकल्स लेते हैं, एक पार्टिकल लेते हैं गाइस m1 है, दूसरा m2 है, जिसका पोजीशन वेक्टर जो है ओरिजिन से क्या है, r1 और r2 पोजीशन वेक्टर। अब r2 ये हो गया, r2 और ये r1 हो गया, यानी कि जो इसमें जो ऑब्जेक्ट है इसका एक r1 पोजीशन वेक्टर है, एक r2 वेक्टर है। तो सपोज कीजिए कि जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है RCM होगा। सपोज कीजिए ये RCM है, तो ये RCM कितना होगा गाइस, तो पोजीशन वेक्टर जो है वो सेंटर ऑफ मास का वो कितना होगा। तो हम देखते हैं इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, RCM मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर होगा किसके, यहाँ पर देख सकते हैं गाइस m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन क्या होगा गाइस, m1 प्लस m2 होगा गाइस। तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ RCM हो जाएगा। अब सपोज कीजिए कि इसमें n पार्टिकल है, जरूरी थोड़ी है कि दो ही पार्टिकल हो, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हो जाए तो m3 हो जाए, mn4 हो जाए। तो अगर n पार्टिकल हो इसमें, तो हम उसमें किस तरीके से उसका पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो अगर n पार्टिकल हो तो RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 r1 का इस r1 वेक्टर प्लस m2 r2 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो m3 हो तो प्लस m3 r3 और mn rn वेक्टर अपॉन क्या हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है, m3 प्लस mn हो जाएगा गाइस। तो RCM बराबर कितना हो जाएगा, RCM का जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा उसको हम क्या लिख सकते हैं गाइस, उसको हम अब इसको हम अगर मान लो कि कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट का जो मास है, इस ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीट मास है कैपिटल M है, क्या है, इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कैपिटल M है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ m1 r1 प्लस m2 r2 डॉट 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 n mn, ठीक है गाइस, mn ये कितना हो जाएगा rn वेक्टर अपॉन कैपिटल मास लिख सकते हो आप, इसको m लिख सकते हो, या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं गाइस, ये इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि RCM जो होगा वो क्या होगा, समेशन होगा mi ri, ठीक है वेक्टर अपॉन यहाँ i बराबर क्या आएगा 1 to n और अपॉन क्या आ जाएगा कैपिटल M,
या तो इसको कैपिटल M लिख दो, या फिर इसी को अगर आप पूरे पे समेशन लगाना चाहते हो तो ये M अंदर आ जाएगा और इसमें ये I आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, RCM को हम लिख सकते हैं, ये क्या है, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है गाइस। आगे हम डिस्कस करते हैं, जब हमने पोजीशन वेक्टर निकाल लिया तो हम देखो ये डिस्प्लेसमेंट, इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं कि दो, अगर पोजीशन वेक्टर यानी कि इस पॉइंट पर अगर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पर अगर इसका पोजीशन वेक्टर RCM 1 हुआ, सपोज 1 RCM 1 है, और यहाँ तक मूव करने के बाद इसका RCM में जो मोशन है वो क्या हो जाएगा, 2 RCM तक हो जाएगा। यानी कि अगर दोनों का डिफरेंस, दोनों के पोजीशन वेक्टर का अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी कि RCM जो है वो क्या है, अगर ओरिजिन से मूव कराते हैं तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो RCM को हम क्या कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं, तो हम इसमें वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो अब इसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी किस तरीके से निकालेंगे गाइस। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो क्या मैं इसको विद डेरिवेट करता हूँ, किसके, विद रेस्पेक्ट में, किसमें, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो हमने देखा था पहले देखा था कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करते हो, किसको, डिस्प्लेसमेंट को, अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो हमें क्या मिलता है, d/dt करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें मिलता है वेलोसिटी गाइस। और वेलोसिटी को dv/dt करते हैं, अगर हम dv/dt करते हैं तो हमें क्या मिलता है गाइस, एक्सेलरेशन मिलता है। यानी कि हम अगर इस पोजीशन वेक्टर को अगर हम मतलब क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसका वेलोसिटी मिल जाएगी गाइस। ये बात आ रही समझ में, RCM बराबर M समेशन ऑफ MI/RI, ठीक है, M। अब क्या होता है कि इसको अब जैसे RCM लिख दिया, MI लिख दिया, अब क्या है, ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर में है, हमने डायरेक्ट इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अगर इसको हमसे पूछा जाए कि आप कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखो, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्या कर सकते हैं हम, कोऑर्डिनेट फॉर्म क्या होता है, अगर किसी चीज को वेक्टर में है तो उसको हम कोऑर्डिनेट में डिनोट करेंगे तो किसमें, x y और z के फॉर्म में दिखाएंगे। तो सपोज कीजिए कि R जो है, RCM है, वो क्या है, इसके जो है वो xi कैप, देखो xCM i कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप अगर ये हो, ठीक है, RCM ये हो तो इसमें ये कह रहा है, और ये कह दिया हमें कि R1 बराबर क्या है, R1 बराबर क्या दिया, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और R2 जो है हमारे पास वो क्या है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये अगर R1 और R2 दिया हुआ है तो हमें पूछा है कि RCM फाइंड आउट कीजिए गाइस। देखो यहाँ पे दिख रहा है, कितना दिख रहा है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं इसमें कि जो अब हमारा जो फॉर्मूला आया हमारे पास क्या आया, देखो ये आया, ये है, अगर 2 पॉइंट है तो ये है, इसमें वैल्यू लिख देते हैं, पुट कर देते हैं M1, ये क्या हो जाएगा इसमें जब हम पुट करते हैं M1, ये देखो इसमें अगर हम पुट करते हैं ये हो जाएगा M1, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x1 i के प्लस y1 j के प्लस z1 k के प्लस M2, ये जाएगा x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 k के अपॉन क्या आएगा गाइस, M1 प्लस M2। देखो अब इसको अगर इसमें कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं तो xCM i कैप प्लस yCM j कैप, सॉरी गाइस, तो xCM i कैप जो हमारा है xCM, इसको हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, देखो अब क्या हो गया, xCM i कैप प्लस yCM j कैप प्लस ZCM k कैप, जो कि इक्वल होगा किसके, अब हम लिख सकते हैं, इसको अलग अलग लिखना चाह सकते हैं तो अलग अलग लिख सकते हैं। देखो कैसे होगा, M1 x कैप प्लस M1 y कैप प्लस M1 z कैप, ये तीनों M1 और ये भी हो जाएगा। तो यानी मैं क्या करूंगा, i कैप एक साथ लिख दे दूंगा, तो ये हो जाएगा M1 x1 प्लस M2, देखो M1 x1 प्लस M2 x2, ये दोनों क्या है, आई कैप के हैं, तो आई कैप में इसमें कॉमन लेके बाहर लिख देता हूँ। नीचे क्या आ रहा है, M1 प्लस M2 गाइस, ये क्या आएगा प्लस में, फिर आएगा M1
y1 प्लस m1, ठीक है, m1y1 प्लस m2y1, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन क्या आएगा, ये आ जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जे के प्लस, इसमें प्लस में क्या आ जाएगा साथ में, ये हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन क्या आएगा m1 प्लस m2, ये क्या आएगा के पाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग, अगर कंपेयर करना चाहे एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स से, वाई का वाई से, और जेड का जेड से, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स सी एम बराबर क्या हो जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2, ठीक है गाइस। और YCM अगर पूछ रहा है तो ये हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 गाइस। साथ में अगर Z का पूछ रहा है, ZCM पूछ रहा है तो ये हो जाएगा m1 z1 प्लस m2 z2 अपॉन क्या आ जाएगा m1 प्लस m2 गाइस। तो ये तीनों के अलग अलग, आप अगर आपसे अलग अलग पूछता है तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो गाइस। और इसी को भी वापस आप समेशन में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप समेशन में भी इसको लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। किस तरीके से समेशन में, किस तरीके से लिख सकते हैं इसको, समेशन का मतलब है जब है ना पार्टिकल 2 से ज्यादा हो तो हम क्या लिखेंगे, मतलब n पार्टिकल हो तो हमें समेशन में लिखना है, यानी कि इसमें ऐड होते जाएंगे। समेशन में मतलब क्या है, ये साथ में ऐड होते जाएंगे, m1 x1 प्लस m2 x3 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 इस तरीके से। तो इसको x cm को अगर मैं समेशन में लिखना चाहता हूं तो समेशन में हो जाएगा ये mi xi अपॉन mi गाइस। और यहाँ पर समेशन में लिख सकते हो इस तरीके से, समेशन i बराबर 1 to लेके n तक कुछ भी हो सकता है, n कितने भी हो तो आप इसको खोल के लिख सकते हो आगे, है ना। तो सेम इस तरीके y में लिख सकते हो, z में लिख सकते हो, और k में, x में, y में और z में, तीनों में समेशन में लिख सकते हो, ठीक है गाइस। तो ये हो गया जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। और इसको अगर हम ऐसा इस तरीके से लिख भी सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और अलग अलग अगर लिखना चाहते हो तो हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। नॉर्मली हम इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, दोनों ही प्रिपेयर कर सकते हैं। और इससे आसान होता है क्योंकि सबको बार बार लिखना नहीं पड़ता है, तो इससे आसानी से कर सकते हैं गाइस। तो ये तो होता है कि भाई पोजीशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास की अगर हम बात करते हैं, पोजीशन वेक्टर या पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो। अब अगर हमसे इससे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो आ गई, ठीक है, पोजीशन तो हमारे पास आ गई, RCM को इस तरीके से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे करेंगे गाइस, इसको आगे देखते हैं कि इससे वेलोसिटी कैसे निकल सकती है। वेलोसिटी निकलती है तो उससे हमारे पास क्या रिजल्ट मिलता है, और फिर हम इससे एक्सेलरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये अगर पोजीशन वेक्टर है तो इसको मैं टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेट करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगा, यानी कि हर एक पार्टिकल की मुझे वेलोसिटी मिलेगी, और वो उसको मैं कंपेयर करके कुछ रिजल्ट निकालूंगा। फिर मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ, फिर उसको मैं कंपेयर करके कुछ रिजल्ट निकालूंगा। तो ये पोजीशन वेक्टर आ गया गाइस। अब देखते हैं इसकी वेलोसिटी गाइस, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ ए कंटिन्यूअस बॉडी, हमने देखा था सेंटर ऑफ मास। अभी देखो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर देखा था कि भाई किसी भी बॉडी का अगर सेंटर ऑफ मास देखते हैं तो वो क्या होता है, ये होता है, ठीक है, RCM बराबर ये। तो अगर बॉडी कंटिन्यूअस बॉडी है, जैसे कि ऑब्जेक्ट है, अब ये कंटिन्यूअस है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए हम क्या लगेंगे, तो उसके लिए क्या कहते हैं कि जो RCM होता है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, RCM जो होता है वो क्या होता है 1/m टोटल मास ऑफ ए बॉडी, और इंटीग्रेशन होगा R का सब विद रेस्पेक्ट में dm, ठीक है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, RCM बराबर 1/m, m क्या है टोटल मास ऑफ बॉडी, और ये इंटीग्रेशन होगा R का dm के। इसको अलग अलग लिखना चाहते हैं x y z में तो आप अलग अलग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। RCM भाई इसको x के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हो या y के रेस्पेक्ट में लिखना चाहते हो, किसी भी तरीके से अगर आप किसी भी फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हो। किस तरीके से कि सपोज कीजिए कि मैंने कहा कि मैं तो लिखूंगा XCM में, तो XCM का लिखना है, केवल XCM का लिखना है, तो एक इंटीग्रेशन हो जाएगा x dm, ठीक है। वही अगर x dm हो जाएगा, अगर y के लिख से लिए YCM बराबर 1/m y dm, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो अलग अलग, ठीक है, x y और z की फॉर्म में भी आप लिख सकते हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है गाइस, ठीक है।
चलो, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अब हम देखेंगे गाइज मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ए लीनियर मोमेंटम, यानी कि लॉ ऑफ मोशन ऑफ ए सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है, जैसे ऑब्जेक्ट है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मोशन हो रहा है, तो हम देखेंगे इस मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, इसमें जो सेंटर ऑफ मास है उसका मोशन देखेंगे, और उसमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखेंगे। भाई लीनियर मोमेंटम में जो कंजर्वेशन होता है वो उसका हम स्टडी करेंगे। इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ कर देता हूँ।